Guys, hi. So, The Alienist Season 2, first 4 episodes starring Daniel Brühl, Luke Evans, and Dakota Fanning. It's a story about these three guys who all together, who conclusively trying to solve the case, the case of missing newborns, new infants. Newborns, not children, they are not children, just newborns. Okay, so story is set in 1886 of New York, and in this the main character, the alienist, this alienist means psychologist, the psychological defender of a person in court, the person who thinks and who make conclusions, psychologist, even Google it, psychiatrist, psychologist, yeah. Daniel Brühl character plays that. Then comes Dakota Fanning, the character of detective, and then comes the character of Luke Evans, fantastic Luke Evans. He was in Anna 2019 movie. I don't know why he get roles like that, where he has to be an angry guy, where he has to be a very intense guy. I don't know why he get that kind of role, but whatever. So Luke Evans, the reporter from New York Times, and these three trying to solve one case that just I said before some time. So what makes this show so much fantastic and great? Because it adds all those aspects which a person really want to see. A person or audience, individual, a sensible, intellectual individual would love to see all those aspects of any case. And it based on 1885 New York. So when you watch the show, you get the feeling that there is no fancy stuff, there is no fancy thrill, there is no fancy, what I will say, mobile and all those gadgets there. It was a plain case to investigate, and how they conclude, how they interpret with each other, how they go along with each other to solve this case is the main strength of this series. After watching season 2, I definitely would love to check out season 1 as well. First 4 episodes I have just seen. Okay, so let's get back to the series. इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस शो का ये है कि मैं अब तक जो कुछ शो देखते आया हूँ, मतलब बचपन से कहूँ, 2013 के बाद में मैंने टीवी देखना बंद कर दिया टोटली. 2013-14 के बाद में टोटली ओकेजनली जस्ट जॉब के यहाँ वहाँ कहीं पे भी देख लेता, तो एक्सीडेंटली बंद हो गया. ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था कि मुझे बंद ही करना है, बट इट स्टॉप्ड आफ्टर दैट. बट बिफोर दैट जो कुछ मैं शोज देखता था, कुछ मूवीज रहती थी बॉलीवुड की, लव स्टोरी मूवीज या फिर कुछ ऐसी मूवीज वगैरह, एक चीज थी कि उसमें हेट नहीं था. एंड शोज में जो देखता था, वन ट्री हिल रहने दो, फिर उसके बाद में पैक टू द रैप्टर सीरीज रहने दो, फिर उसके बाद में 2.5 मैन रहने दो, फिर उसके बाद में द मैन हु बिल्ट अमेरिका डॉक्यूमेंट्री के बारे में कहा, फिर उसके बाद में द बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर, ऑल दो शोज जो मैं 2013 के पहले देखता था, उसमें कुछ क्रिएटिविटी थी, कुछ एस्पेक्ट्स थे, कुछ फनीनेस था, कुछ अफेक्शन था, कुछ ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड था. अभी जब रिसेंटली मैंने जो शोज देखने स्टार्ट किए, जो नेटफ्लिक्स के रहने दो, अमेजॉन प्राइम के रहने दो, यूएसए नेटवर्क के रहने दो, या फिर कोई भी नेटवर्क के रहने दो, उसमें भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, और उस क्रिएटिविटी के साथ ह्यूमन बॉन्डिंग बहुत परफेक्टली दिखाया गया है. दोज आर माय काइंड ऑफ शोज. जैसे कि द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, आई विल से इट्स द बेस्ट शो ever made on this, what I'll say, psychological and ghost related issues. It's the best show. एक ही सीजन है, उसका नेक्स्ट आएगा, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, द हॉन्टिंग ऑफ ब्लेयर मोर करके, तो जो सेम कास्ट है वही कास्ट इसमें आएगा. उन्हीं का पहले एक हश बोली की मूवी आया था, वो भी फैंटास्टिक है. तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे शोज, माइंड हंटर रहने दो, फिर इस पीकी ब्लाइंडर्स रहने दो, ब्रेकिंग बैड रहने दो, फिर उसके बाद में नार्कोज, इवन नार्कोज, ऐसे शोज जो ह्यूमन थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, जो ह्यूमन बिलीव्स के बारे में बात करते हैं, जो बात करते हैं कि
बॉन्डिंग के बारे में, ह्यूमन बॉन्डिंग के बारे में, एंड विद दैट जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उस टाइम पे, एट द सेम टाइम जो सोशल एस्पेक्ट चल रहे हैं उसी के ऊपर एक स्ट्रांगली इम्पैक्टफुली बात करते हैं. ऐसे शोज, दोज आर माई काइंड ऑफ शोज. सो दैट सेम कैटेगरी एड्स दिस द एलियनिस्ट. इतने फैंटास्टिक एस्पेक्ट्स दिखाए गए इस शो में. मतलब जो केस का इन्वेस्टिगेशन 1886 के न्यूयॉर्क का दिखाया गया, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक चेयर का भी इन्वेंशन हुआ था. मतलब हमारे यहाँ पे जो हम फांसी वगैरह देते हैं, उसी तरह से अगर कोई बड़ा क्राइम कोई करता है तो उसको इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठा के एग्जीक्यूट किया जाता था. इतना इनह्यूमन वो था. मतलब जो मार्क मैनसन की जो मैंने बुक्स 2 रीड की है, उसमें एक जगह पे ऐसा है कि अर्लियर लाइफ में, मतलब हम जो अभी टाइम में रह रहे हैं, इसके पहले के टाइम में लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी. मतलब जो कुछ रूल्स रहने दो, फिर उसके बाद में लॉज रहने दो, फिर उसके बाद में वहाँ पे चलने वाले सारे के सारे सोसाइटी के रिचुअल्स वगैरह रहने दो, बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी थी. और ये सीरीज सीजन 2 का स्टार्ट ही यहीं से होता है. इतना एक्सट्रीमली दिखाया है वो सीन. फर्स्ट एपिसोड का जो सीन है, आई गेस फर्स्ट 5-10 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, एक्सट्रीमली ब्रूटल है. मुझे शोज इतने ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं, वेस्टर्न शोज. द बॉयज, इवन द बॉयज, हाँ द बॉयज, फिर उसके बाद में अब्सेंशिया, द हैना अभी रिसेंटली आई है, क्योंकि उसमें वो दिखाते टाइम वो लोग झिझकते नहीं है. मतलब देखने वाले को इतना जबरदस्त एक शॉक लग जाएगा मेंटल. बट इफ इट्स रियल, इट हैपन, और या फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, या फिर उस तरह की कुछ चीज हुई है, तो उसको दिखाने के लिए वो लोग कभी भी झिझकते नहीं है. दैट्स द प्लस पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई अनदर वन रीजन व्हाई आई लव दिस शो. सो तो मैंने ये कहा शोज के बारे में, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ शोज के बारे में. अगेन बैक टू द एलियनिस्ट. ये एक एस्पेक्ट हो गया रियलिस्टिक स्टोरी. एंड आई गेस इसका मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च इस बात के बारे में नहीं किया, लेकिन मैंने कहीं पे सुना है कि ये नॉवेल एक सुपर हिट नॉवेल के बेस के ऊपर ये बनाया गया. इस शो में जिस तरह से एस्पेक्ट ऐड किए गए, जो हॉस्पिटल का एस्पेक्ट रहने दो, फिर उसके बाद में उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहने दो, फिर उसके बाद में जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उसका जिस तरह से इन्फ्लुएंस है, न्यूयॉर्क टाइम एक तरफ है, न्यूयॉर्क जनरल्स एक तरफ है, उनका इन्फ्लुएंस रहने दो. ये बहुत सारे एस्पेक्ट ऐड करके उस केस को जिस स्ट्रांगली तरीके से बिल्ड किया गया है, और उस केस को बिल्ड करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, अनदर वन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये जो 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए, ड्यूक एवंस का, डैकोटा फैनिंग का, डैनियल ब्रूल का, उनका जो इंटरकनेक्शन है ना, ये सभी शोज में अब तक जो नाम मैंने बोले उनमें और इसमें भी और एक सिमिलरिटी है. इन सारे शोज में एक चीज रहती है कि ये बहुत ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं. इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी फैंटास्टिक है. डैकोटा फैनिंग का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट इन्होंने किया है इसमें, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल टू वॉच. एंड उसके बाद में इन तीनों का इंटरेक्शन, इन तीनों का इंटरकनेक्शन, जो कैरेक्टर बिल्डअप के बाद में जो इन तीनों का रिलेशनशिप बिल्डअप है, उसकी जो एक स्टोरी दिखाई है, इट्स फैंटास्टिक. मतलब हम कोई भी शोज देखते हैं या फिर कोई भी सीरीज हम देखते हैं, तो हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हम एक तो उस कैरेक्टर के बारे में केयर करते हैं, उस शो में या फिर उस मूवी में रहने वाले कैरेक्टर के बारे में केयर करते हैं, या फिर हमें वो चीज़ पसंद आती है. जैसे एक्समैन की जो मैं मूवीज देखता था, मुझे वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है. रॉन परलमैन का हेल बॉय का जो कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और बाद में जब भी मैं हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस देखता हूँ, बाद में जब भी मैं पीकी ब्लाइंडर्स देखता हूँ, ब्रेकिंग बैड देखता हूँ, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए मैं केयर करता हूँ, उनसे मैं कनेक्ट हो पाता हूँ. इसीलिए हम कोई भी शो या फिर कोई भी मूवी रहने दो या फिर जो कुछ हम देखते हैं, इवन यूट्यूब चैनल्स, उसी के लिए देखते हैं. तो जो एक स्किल है, जो एक आर्ट है कैरेक्टर बिल्डअप करने का, एंड जो 1886 का जो उन्होंने दिखाया है ना, मतलब ईच एंड एवरी फ्रेम, जो पूरी की पूरी सीरीज है, तो सीजन 2 में आई गेस 8 एपिसोड है, अराउंड 50 मिनट्स का ईच एपिसोड है. ईच एंड एवरी सेकंड का जो फ्रेम उठा के देखोगे ना, वो लगता है कि वह एक्चुअली 1885 का न्यूयॉर्क है. जिस तरह से उस टाइम पे हर एक कॉलोनी के लोग वहां पे रहते थे,
स्पेनिश लोग थे या फिर ब्रिटिश लोग थे, फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे उसको, क्यूबन रिवोल्यूशनरी थे, उनके लोग थे, ये सारे के सारे लोग जो उस अमेरिकन कम्युनिटी में रह रहे थे, उस टाइम की जो पुलिस किस तरह से थी, डिटेक्टिव एजेंसी का काम जो डकोटा फैनिंग ने किया है, उसकी टीम ने किया है, वो किस तरह से वर्कआउट किया था, ये सारा का सारा जो पिक्चर है ना, इज फैंटास्टिक। मतलब क्या हार्ड वर्क लगा होगा, क्या इफर्ट लगे होंगे, क्या उन लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा उस चीज को इस तरह से फोकस करने का, और फोकस करने के बाद में उस चीज को एग्जीक्यूट करना। जो एक साइकेट्रिस्ट है, जो इसका जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का, वो लोग किस तरह से उस केस को सॉल्व करते हैं, इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच। पीकी ब्लाइंडर्स के बाद में इस तरह का, मतलब उस पीरियड का, पीकी ब्लाइंडर्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर था, थोड़ा सा एडवांस था, लेकिन ये और भी थोड़ा सा पीछे चले गए। इट्स फैंटास्टिक शो मैन, इट्स फैंटास्टिक, ऑल एस्पेक्ट्स फैंटास्टिक। एंड मैं कभी शो देखना पसंद करता हूँ तो उसके पीछे का मॉरल एक ही रहता है कि कैरेक्टर बिल्डअप किस तरह से रहेगा, उनके इंटरेक्शन किस तरह से रहेंगे, जो कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, एंड विद दैट जो सोशल इश्यूज के ऊपर बात करनी, ये चीजें। और ये शो इतनी स्ट्रांगली बात रहने दो, फिर उसके बाद में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी वर्क करेगी उस टाइम पे, उसके बारे में रहने दो, एंड होल एटमॉस्फेयर, होल एम्बियंट ऑफ द शो इज ट्रूथफुल, इट्स फैंटास्टिक एंड इट्स एंगेजिंग। एंड आई विल से एक कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन इस तरह के शोज देखता है ना, या फिर देखना पसंद करता है ना, तो श्योरली ही इज गोना लव इट। दैट्स इट फॉर मी। एलियनिस्ट सीजन 2 एपिसोड 4, फर्स्ट 4 एपिसोड्स देखेंगे। इसके बाद में सीजन किस तरह से जाता है, कभी कभी सीजन नीचे भी चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। सीरीज देखना स्टार्ट कर देता हूँ, पहले अच्छे रहते हैं 1 or 2 एपिसोड्स, उसके बाद आई होप इट डजंट हैपन विद दिस एलियनिस्ट। एंड यस, सीजन 1 भी मैं जरूर देखूंगा। अगर आपने सीरीज देखी है प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, आप क्या सोच रहे हो वो भी मुझे बताना, और आपके क्या थॉट्स है, आप किस तरह के शोज देखना पसंद करते हो, आप किस तरह की सीरीज देखना पसंद करते हो, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस। ईच एंड एवरी सीन, उस चीजों को एग्जीक्यूट करना, एंड ये जो कंसेप्ट है द एलियनिस्ट, द एंजल ऑफ डार्कनेस, ये जो कंसेप्ट है, 3 लोग मिलके केस को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक टॉप क्लास रिपोर्टर है द न्यूयॉर्क टाइम्स का। न्यूयॉर्क टाइम्स अभी भी आप जो देखोगे इंस्टाग्राम में कहीं पे भी, वन ऑफ द न्यूयॉर्कर्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूज। फिर उसके बाद में सेकंड डकोटा फैनिंग का कैरेक्टर है, सुपर